बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम। इसको ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं और ये थ्योरम शायद आपने पहले लीनियर अलजेब्रा में भी किया होगा। अगर नहीं किया तो इसमें आपको डिटेल से करवा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो फंक्शनल एनालिसिस का वेक्टर स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस उसके लिहाज से यूज़ होगा। अच्छा, इसको ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम के पहले देख लेते हैं कि यूज़ कहाँ पे करते हैं। देखिए, हमारे पास ना ऑर्थोनॉर्मल सेट्स दिए होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को ऑर्थोनॉर्मल सेट में कन्वर्ट करने के लिए या उस लीनियरली इंडिपेंडेंट की बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाने के लिए, इन दो काम, या तो ऑर्थोनॉर्मल सेट में कन्वर्ट करने के लिए या उसकी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे देखें उसने क्या किया है कि x1 x2 अप टू xn तक, और ये चीज़ चलती जा रही है, काउंटेबल है लेकिन फाइनाइट की बात नहीं की उसने क्या किया, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स का एक सेट है, ठीक है। और ये किस कहाँ पे सेट है, ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस V में है और वो इनर प्रोडक्ट स्पेस किस में है, हिल्बर्ट स्पेस में। यानी हिल्बर्ट स्पेस के अंदर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर इटसेल्फ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट एक सेट मौजूद है, काउंटेबल। तो वो कह रहा है कि अगर ये इस तरह का कोई माजरा है तो यहाँ पे फिर जो V यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी वो कंटेन कर रही होगी एक ऑर्थोनॉर्मल सेट को, ठीक है। यानी ज़ाहिर सी बात है कि अगर लीनियर इंडिपेंडेंट मौजूद है तो हमने पीछे एक प्रूफ किया है ना कि लीनियर इंडिपेंडेंट है तो वो ऑर्थोनॉर्मल होगा, ऑर्थोनॉर्मल है तो लीनियर इंडिपेंडेंट भी वहीं पे मौजूद होगा। तो अगर तो ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो इसके करस्पॉन्डिंग ही एक लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं लेकिन ऑर्थोनॉर्मल सेट कंसिस्ट करता होगा, मौजूद होगा, एग्जिस्ट करता होगा। तो उसने कहा कि इस चीज़ को आपने उसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो काम होते हैं। एक काम ये है कि आपके पास जो ये सेट बनता है ना, E1 E2 E3 E4 E5 अप टू En, और ये चीज़ चलती जा रही है, ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनता है। दूसरी बात ये कि ये जाहिर सी बात है ये वाली जो बेसिस हैं ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब है ये जो स्पेस जनरेट करेगा ये वाला सेट इक्वेशन 1 वाला, वही स्पेस जनरेट करेगा E1 E2 से लेके En, यानी इक्वल ही हैं इनकी जो इनर स्पेस, ये इनके जो सब स्पेस जनरेट होगी। या मैं आपको मज़ीद सिंप्लीफाई करके बताना चाहूँ तो मैं ये बताऊँ कि x1 जो स्पेस जनरेट करेगा वही स्पेस जनरेट करेगा E1, x2 जो स्पेस जनरेट करेगा वही स्पेस जनरेट होगी E2 से। तो वी कैन से कि स्पेस जनरेटेड बाय x1 x2 अप टू xn इज इक्वल्स टू द स्पेस जनरेटेड बाय E1 E2 अप टू En। करस्पॉन्डिंग टर्म्स है ना। तो ये दो चीज़ें हमने प्रूफ करनी है। हम क्या करेंगे कि पहले x1 को लेके देखेंगे क्या x1 E1 के लिहाज से एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि जो x1 जो स्पेस जनरेट कर रहा है क्या वो E1 के स्पेस के इक्वल ही है। तो हर टर्म x1 x2 अप टू xn तक हर टर्म के लिए हमने यही चीज़ प्रूव करनी है, यही प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। प्रूफ की बात करें तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहले 1 देखेंगे ना, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, x1। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, उसने हमें कहा है कि x1 x2 xn और ये चीज़ें चलती जा रही है, ये जो सेट है ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जब आप कोई सिंगलेटन सेट यानी उसका कोई एक पार्ट उठाते हैं ना तो वो हमेशा नॉन जीरो होता है, ये बात आपने याद रखनी। यानी कि अगर x1 x2 xn तक इसमें से मैं सिर्फ x1 की बात कर रही हूँ तो ये x1 एक सिंगलेटन सेट बना रहा है तो ये एक नॉन जीरो सेट होगा। तो लेट कर लिया हमने कि x1 को हमने y1 का नाम दे दिया। अगर x1 नॉन जीरो है तो y1 भी नॉन जीरो होगा। अब इस x1 से हमने एक बेस यानी E1 कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि इक्वल होगी y1 ओवर नॉर्म ऑफ y1। ये सेम ऐसे ही है, देखिए यहाँ पे जो E1 है ना इसकी नॉर्म 1 होगी। नंबर एक बात तो ये कि यहाँ पे जो हम ले रहे हैं यूनिट वेक्टर्स ले रहे हैं, बेसिस के अंदर यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना। तो अगर मैं बात करूँ इसकी तो देखें R ओवर नॉर्म ऑफ R, ये बेसिकली एक यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी जो नॉर्म हो वो 1 हो। तो अगर ये E1 एक यूनिट वेक्टर है बेस के अंदर जो इंक्लूड है, इसका मतलब है इसकी नॉर्म भी 1 होगी और फिर हमारे पास ये प्रूव होगा कि ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो अभी तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है कि हमने करना क्या है।
ये जो थ्योरम है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आपको समझ आ जाएगी अगर आपने गौर से समझा तो। अब देखिए हमने किया क्या है पीछे कि x1 के लिहाज से e1 हमने देख लिया कि वो किस टाइप का किस टाइप का वो बेस होगी, वो हमने इस टाइप के वो कंसिडर कर ली, जिसको हमने y1 और नॉर्म ऑफ y1 लिखा था ना, तो हमें पता है y1 और x1 एक दूसरे के इक्वल ही हैं, तो x1 और नॉर्म ऑफ x1 भी हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने x1 के लिहाज से एक e1 बेस कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब प्रूव हमने ये करना है, एक और चीज़ दूसरी प्रॉपर्टी थी कि आपने ये प्रूव भी करना है कि जो x1 सब स्पेस बनाएगा वही सब स्पेस e1 भी बनाएगा। तो इसको हम प्रूव किस तरह से करेंगे? इसको प्रूव इस तरह से करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या e1 को x1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि x1 को e1 के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर इस तरह की कोई केस बनता हुआ तो हम ये कह देंगे कि देखें ए को दूसरे की टर्म में, बी को पहले की टर्म में लिखा जा सकता है, हेंस ये दोनों सब स्पेसिस जो बनाएंगी वो भी इक्वल होंगी। तो मैं देखो अगर e1 इज इक्वल टू x1 ओवर नॉर्म ऑफ x1 लिखा हुआ है, तो 1 ओवर नॉर्म ऑफ x1, नॉर्म ऑफ x1 या नॉर्म कोई भी टर्म हम ले लें वो एक स्केलर ही होता है ना। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे x1 क्या होगा, हम फिक्स नहीं कर सकते। e1 का हमने प्रूव कर दिया था कि वो उसकी जो नॉर्म है वो 1 है, इसका हमें नहीं पता। तो हम कह सकते हैं कि 1 ओवर नॉर्म ऑफ x1 को हमने कोई अल्फ़ा का नाम दे दिया कि कोई ना कोई स्केलर होगा। हमें इतना पता है कि ये स्केलर होगा, लेकिन ये इतना नहीं पता कि वो स्केलर क्या होगा, इसलिए हमने उसको जनरल टर्म अल्फ़ा कह दिया। अब इसका मतलब हमने क्या कर दिया कि e1 को x1 के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया। अब x1 को e1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो x1 को e1 की फॉर्म में लिखने के लिए x1 ये वाला जो नीचे डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू e1 नॉर्म ऑफ x1। ठीक है, अब ये अगेन हमें नहीं पता कि नॉर्म ऑफ x1 क्या होगी, इतना पता है कि कोई स्केलर होगा, तो यहाँ पे हमने स्केलर का नाम रख दिया बीटा, सिर्फ ये चेंज करने के लिए। यहाँ पे देखिए हमने x1 को e1 को x1 का मल्टीपल बना के पेश कर दिया, यहाँ पे हमने x1 को e1 का मल्टीपल बना के लिख दिया। इसका मतलब है कि हमने लीनियर कम्बिनेशन में भी तो यही होता है ना कि आपके पास स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था और टर्म्स ऐड हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास है ही एक एक टर्म, तो टर्म ऐड क्या ही होगी। तो हमने e1 को x1 के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया और x1 को e1 के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। हेंस वी कैन से दैट कि अगर इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन एक दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो फिर इससे e1 जो सब स्पेस जनरेट करेगा वही सब स्पेस x1 भी जनरेट कर देगा। तो यहाँ से प्रूफ क्या हुआ कि स्पेस जनरेटेड बाय x1 इज इक्वल टू द स्पेस जनरेटेड बाय e1। तो हमने दोनों चीज़ें e1 के लिहाज से प्रूव कर दी x1 के लिहाज से, कि एक तो ये दोनों x1 के लिहाज से e1 एक बेस कंस्ट्रक्ट कर दी, ऑर्थोनॉर्मल बेस कंस्ट्रक्ट कर दी। दूसरा हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये जो स्पेस सब स्पेस बनाएगा वही सब स्पेस e1 भी बनाएगा। ये तो हमने x1 और e1 के लिए काम कर दिया। अब हम काम करेंगे n इज इक्वल टू 2, यानी कि x1 x2 और e1 e2 के लिए। बेसिकली हमने पिछला एलिमेंट छोड़ना नहीं, अब इंक्रीज होते जाएंगे। पहले सिर्फ x1 और e1 की बात थी, अब बात होगी x1 x2 और e1 e2 की, फिर बात होगी x1 x2 x3 और e1 e2 e3 की। तो इसके लिए हम देखते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पे हमने ले लिया x1 x2 एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अगेन ये क्या होंगे, इसमें जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं। अब जब हमने n इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे लिए e2 को बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि देखें हमारे पास जो ये वेक्टर है ना x और समेशन x e i इंटू ई आई, ये ऑर्थोगोनल है। ये ऑर्थोगोनल किस तरह से, क्योंकि हमने जब ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस की ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसमें हमने ये चीज़ किया कि जो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जो सिस्टम है हमारे पास ये क्या है, एक ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब है कि x जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, x परपेंडिकुलर आएगा समेशन आई इन प्रोडक्ट ऑफ x ई आई इंटू ई आई। जैसे जैसे हमारे पास ई आई और टर्म्स आते जाएंगे वो हम इंक्लूड कर देंगे। तो ये जो पूरा की पूरी टाइम हमने लेट कर लिया कि इसको y2, ठीक है। तो y2 इज टू क्योंकि अब हम n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा x2 माइनस x2 e1 इंटू ई वन। अब यहाँ पे एक सवाल है कि यहाँ पे 1 क्यों है, 2 क्यों नहीं है।
हमने अभी पीछे कौन सा जो बेस है कंस्ट्रक्ट किया है, E1 ही हमारे पास कंस्ट्रक्टेड तो सिर्फ E1 ही है, E2 हम खुद से तो नहीं कर सकते ना इंक्लूड, जब तक हम E2 निकालेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं। अच्छा, तो मैंने y2 को इस फॉर्म में लिख दिया और ये मुझे पता है नॉन ज़ीरो है, ये टर्म नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अब E2 इज इक्वल टू वाई टू ओवर नॉर्म ऑफ वाई कंस्ट्रक्ट। अब पीछे E1 में हमने बनाया है, उसी की तरह से अगर हम E2 लिख दें तो फ़र्क तो कोई भी नहीं आएगा। हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि E2 है इसी तरह का y2 ओवर नॉर्म ऑफ y2। अब ये चीज़ नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको नॉन ज़ीरो किस तरह से रखा है। अगर मैं इसको सपोज कि मैं इसको ज़ीरो, मैं कहती हूँ नहीं भाई ये तो है ही ज़ीरो, y2 तो है ही ज़ीरो के इक्वल, तो ज़ीरो करके भी देख लेते हैं। अगर ये y2 इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है x2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 E1 इंटू E1, ये भी ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ पे ये वाली पूरी की पूरी टर्म माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके प्लस की हो जाएगी। लिख दिया मैंने x2 इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 E1 E1 x2 E1, ठीक है। और E1 की से हमने क्या वैल्यू निकाली थी, x1 ओवर नॉर्म ऑफ x1, ठीक है। अब नॉर्म ऑफ x1 स्केलर है, x2 और E1 का जो इनर प्रोडक्ट आएगा ये भी स्केलर होगा। तो स्केलर और स्केलर सारे स्केलर हैं, तो मैंने इसके कलेक्टर लिख लिया गैमा, और ये x1 साथ आ गई। अब x2 को इससे ये शो हो रहा है कि हम x2 को x1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि x2 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो तो x1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है ना, क्योंकि x1 और x2 x3 अप टू सो जो उसने सेट की दिया था, ये सबसे पहली लाइन थी प्रोसेस की कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे तो लीनियरली डिपेंडेंट शो हो रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, y2 जो है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। ये आप चाहे तो साइड पे कर लें। अच्छा, अब हमने लेट कर लिया कि y2 जो ये जो एलिमेंट है ये नॉन ज़ीरो है, और E2 अगेन हमने वैसे ही लिख लिया जैसे हमने E1 बनाया था कि E2 इज इक्वल टू है y2 ओवर नॉर्म ऑफ y2। अब चेक ये दो चीज़ें करनी है कि क्या ये E2 और E1 जो सेट है ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, एक चीज़। दूसरी, क्या ये जो स्पेस बनाएंगे क्या वो भी इक्वल हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट करने के लिए क्या देखते हैं हम, कि हम इनर प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो असूल जो है वो ये कहता है कि जब डिफरेंट होंगे तो आंसर क्या आता है, सेम होंगे तो आंसर 1 आता है, डिफरेंट होंगे आंसर 0 आता है। देखते हैं कि क्या इस तरह से है या नहीं। तो E2 और E1 की वैल्यू पुट कर दी, E2 आ गया y2 ओवर नॉर्म ऑफ y2, और यहाँ पे आ गया E1। y2 की जो नॉर्म है वो बाहर आ गया, अंदर आ गया y2 और E1, ठीक है। अब y2 की अगेन वैल्यू पुट कर दी, x2 माइनस इन प्रोडक्ट ऑफ x2 E1 इंटू E1, अंदर आ गया E1। अब हर टर्म दूसरी से मल्टीप्लाई होगी x2 E1 के साथ, फिर ये पूरी टर्म माइनस के साथ x2 E1 के साथ। तो ये वाला जो इनर प्रोडक्ट है ये वैसे लिख दिया, अंदर जो ये वाला E1 और ये वाला E1 है इसका इनर प्रोडक्ट आ गया E1 और E1। अब देखें x2 E1 माइनस x2 E1, क्योंकि E1 और E1 ये बन जाएगा नॉर्म ऑफ, देखिए E1 इंटू E1 के इनर प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ E1 का स्क्वायर। E1 की नॉर्म क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अब ये तो सेम होगी, टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचेगा 0। तो ऑर्थोनॉर्मल की यही तो डेफिनेशन है, डिफरेंट हो गए तो आंसर क्या आना चाहिए 0, तो हमारे पास 0 ही आ गया। हेंस के E1 और E2 जो सेट बना रहे हैं वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो ये हमारे डेफिनेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई n इज इक्वल टू 2 के लिए। हेंस E2 और E1 के जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। दिस प्रूव दैट के E2 और E1 एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। E1 की नॉर्म भी 1 है, E2 की नॉर्म भी 1 है। दिस इम्प्लाइज दैट कि E1 और E2 जो सेट बना रहे हैं ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अब डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए क्या देखेंगे कि x1 और x2 जो स्पेस बना रहे हैं वो E1 और E2 की स्पेस के इक्वल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले E1 लिखेंगे। E1 किसके इक्वल है y1 ओवर नॉर्म 1, जिसको हमने x1 ओवर x1 की नॉर्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि x1 और y1 हमने सबसे पहले लेट कर लिया था कि इक्वल ही हैं। अब x1 को हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ x1 इंटू E1 प्लस नॉर्म ऑफ x2 इंटू E2, ठीक है। दिस मीन्स के x1 कैन बी रिटन इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ E1 एंड E2। यही चीज़ है ना कि देखें जब हमारे पास x1 और x2 की बात कर रहे हैं हमने ये बात कर दी है
कि x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग जो e1 और e2 का सेट बन रहा है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है। और अगर वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है इसका मतलब है हम x1 को e1 और e2 के लीनियर कम्बिनेशन के लिहाज से लिख सकते हैं। तो मैं लिख दिया नॉर्म ऑफ x1 इंटू e1 प्लस 0 इंटू नॉर्म इंटू e2। सिमिलरली y2 जैसे हमने लिया था, y2 हमने लिया था x2 माइनस x2 e1 इंटू e1। यहाँ से x2 क्या है, तो यहाँ से x2 क्या आएगा y2 प्लस ये पूरी टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 e1 इंटू e1। तो y2 क्या है हमारे पास, e2 हमने लिखा था कि वो इक्वल है y2 ओवर नॉर्म ऑफ y2। ठीक है, यहाँ से अगर y2 की वैल्यू निकालें वो आ जाएगा नॉर्म ऑफ y2 इंटू ई टू। तो मैंने इस y2 की जगह पे लिख दिया नॉर्म ऑफ y2 इंटू ई टू लिख दिया, प्लस x2 e1। इस टर्म का भी आंसर स्केलर है, इस टर्म का भी आंसर स्केलर है। तो अब देखिए ना, हमने ऊपर क्या लिखा था कि x1 को प्रूव किया, लिख लिया e1 और e2 के लीनियर कम्बिनेशन में, ये भी कोई स्केलर है, ये भी कोई स्केलर है। इसी तरह से x2 को भी हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया e1 और e2 के, यानी कि देखिए हमने प्रूव किया था ना x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग e1 और e2 सेट, हमने कहा था ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब हम इस x1 को इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इस x2 को भी इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि जो अभी तक हमने प्रूव किया ना ये बिल्कुल ठीक है। x1 को हमने इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया और x2 को भी इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। हमने पीछे जब e1 और x1 सिंपल x1 के लिए किया था ना, तो हमने देखा था कि x1 को e1 की फॉर्म में लिखा था और e1 को x1 की फॉर्म में लिखा था। अब हमने क्या किया है कि x1 e1 और e2 और x1 और x2 ये सेट बनाया ना, x1 को भी इन दोनों की फॉर्म में लिख दिया, x2 को भी इन दोनों की फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, हमने e1 को भी इन दो x1 और x2 की फॉर्म में लिखना है और e2 को भी x1 और x2 की फॉर्म में लिखना है। जब हम इन सब को एक दूसरे की फॉर्म्स में लिख सकते हैं तो इसका मतलब है ये जो स्पेस बनाएंगे वो भी इक्वल ही होगी। तो e1 किसके इक्वल था, x1 ओवर नॉर्म ऑफ x1, यही था ना। तो मैंने तो इसको x2 और x1 दोनों की फॉर्म में लिखना है, तो अगर मैं 0 मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो मेरे तो पूरे के पूरे फैक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इससे एक चीज़ ज़रूर साबित हो जाएगी कि ये भी e1 ये जो है ये वाला नॉर्म ये भी एक स्केलर है, ये भी 0 भी एक स्केलर है। तो e1 को हमने x1 और x2 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया। अब e2 की अगर मैं बात करूँ तो e2 हमने लिया था y2 ओवर नॉर्म ऑफ y2 और y2 इक्वल था x2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 e1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ y2 इंटू e1। ठीक है, इनको जब सेपरेट करूंगी इसके साथ x2 के साथ ये टर्म लैदा आ जाएगी, इस टर्म के साथ लैदा आ जाएगी, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। और अंदर क्या लिखा हुआ है x2 और x1, तो हमने e2 को भी x2 और x1 के लीनियर कम्बिनेशन, तो जैसे हमने पीछे x1 और x2 को e1 और e2 के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा था, सेम वैसे ही हमने e1 और e2 को x1 और x2 के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। अगर ये एक दूसरे की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं तो इसका मतलब है ये जो स्पेस बनाएंगे x1 और x2 ये इक्वल होगी स्पेस के e1 और e2 के। अब n इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं हम, n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, 3 एलिमेंट्स लेंगे x1 x2 और x3। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के ये सारे के सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब देखें आगे सारा सिमिलरिटी चलना है, आप 2 तक भी करके आगे सिमिलरली करके लिख सकते हैं। मैं 3 तक कर दूँ सिर्फ कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए कि चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको याद अच्छी तरीके से हो जाएंगी। y2 में हमारे पास सिर्फ एक कंस्ट्रक्टेड वेक्टर था e1, अब हमारे पास 2 हैं, e1 भी है बना हुआ और e2 भी है। इसका मतलब है हम जो y3 लिखेंगे वो e1 और e2 दोनों की फॉर्म में लिखेंगे, चीज़ सेम ही आनी है। यहाँ पे आएगा y3 है तो यहाँ पे x3 ठीक है, माइनस के साथ e1 e2 e2। आगे जब आप y4 लिखोगे ना तो हर जहाँ पे x4 आएगा और पहले e1 आएगा, फिर e2 आएगा, फिर आगे थर्ड टर्म बनेगी e3 और e3 वाली। ठीक है, अब y3 हमने ये लिख लिया, इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों टर्म्स को समेशन i इज इक्वल टू 1 to 2 x3 ei इंटू ई आई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक नॉन जीरो।
इसको हमने कंसिडर कर लिया कि ये एक नॉन जीरो टर्म है और E3 हमने लेट कर लिया अगेन वो E3 इक्वल है Y3 ओवर नॉर्म ऑफ Y3 के, हमने ये भी एक कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए क्या होना चाहिए कि E3 के साथ जब इनर प्रोडक्ट ले तो आंसर 1 आए, लेकिन जब E3 का E2 और E1 के साथ आंसर लें तो वो 0 आए, तो वो 0 ही बनता है। आप करके देख लें, लेकिन मैंने n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के लिए किया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि E3 और E1 का इनर प्रोडक्ट 0 है, E3 और E2 का भी इनर प्रोडक्ट 0 है। हेंस E1, E2 और E3 एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि X1, X2 और X3 ये जो पूरा सेट है, ये जो स्पेस बनाएगा वही स्पेस ये वाला E1, E2 और E3 वाला सेट बनाएगा। तो इसको भी मैंने ऐसे ही लिख दिया कि स्पेस ये जो बनाएगा वही स्पेस ये बनाएगा। अब मैं इतना लंबा देखें, हमारे पास तो ऑलरेडी कोई 3-4 पेजेस का ये लॉन्ग हो चुका है। अब मैं फॉर एन की बात करूँ, nth टर्म की बात करूँ, तो हमने E1 बनाया था y1 ओवर नॉर्म ऑफ y1, E2 बनाया था y2 ओवर नॉर्म ऑफ y2, तो En क्या होगा yn ओवर नॉर्म ऑफ yn। एक चीज़ ये हमने बनाई। दूसरी चीज़ हमने ये की थी कि जब आप En का यानी जिस टर्म को आप ले रहे होते हो उसका किसी भी दूसरे Ei के साथ करोगे इन प्रोडक्ट तो वो 0 होगा। यहाँ पे क्या है, N और E क्या है, एक I क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। और हमने एक 3 चीज़ें बनाई ना पीछे से जितना भी प्रोसेस किया। एक हमने बनाई y टर्म, yn क्या होगा, मैंने आपको बताया xn माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 इन अ प्रोडक्ट ऑफ xn ei। अब जो पीछे मैंने आपको n इज इक्वल टू 3 के लिए बताया ना, वहाँ पे जो समेशन है सेम वैसे ही है। वहाँ पे y3 था तो n 2 तक जा रहा था, यहाँ पे yn है तो n माइनस 1 तक जाएगा, बाकी टर्म वैसे ही। तो हेंस के xn भी बिलोंग कर रहा है, इन दोनों की जो स्पेस जनरेट होगी E1 से लेके En तक जो स्पेस जनरेट होगी वो x1 और xn की स्पेस जनरेटेड के इक्वल होगी। हेंस ये चीज़ हमारी प्रूव होगी, हर टर्म के लिए ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस सेटिस्फाई हो गया है।